हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को तंत्रिका कोशिका के बारे में पूरा समझा दिया है पिछले लेक्चर के अंदर। तंत्रिका कोशिका के बारे में पूरा बता दिया है आप लोगों को कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। उद्दीपनों का ग्रहण करती है, उद्दीपनों को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, अंगों से कहाँ लेके जाएगी, अंगों से ब्रेन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं। तंत्रिका सेल की बात कर लिए, सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या देखा है, और इसके बारे में देखा है कि जंतुओं के अंदर जितने भी जंतु हैं उनके अंदर तंत्रिका कोशिका जो होती है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। और इसीलिए तंत्रिका कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन तंत्रिका कोशिका के अंदर जंतुओं में क्या नहीं पाया जाता, तारककाय नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता, तारककाय नहीं पाया जाता। यानी जंतु कोशिकाओं की जो तंत्रिका कोशिका है उनमें तारककाय नहीं पाया जाता। अब तारककाय नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर कोशिका विभाजन जो है वो नहीं होगा। और कोशिका विभाजन नहीं होगा तो मान लो अगर तंत्रिका कोशिका कोई भी डैमेज होगी तो वो ठीक नहीं होगी। तो ठीक है, अभी पढ़ते हैं अपने तंत्रिका तंत्र को, किस प्रकार से ये काम करता है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो तंत्रिका तंत्र को मेनली अपने बांटते हैं दो भागों के अंदर। तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटा जाता है, दो भाग में बांटा जाता है। पहला आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला कैसे आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। और दूसरा जो अपने भाग इसका पढ़ते हैं वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दो भागों में बांटा जाता है तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपने ब्रेन पढ़ते हैं, ब्रेन को यानी मस्तिष्क को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ब्रेन पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, मेरुरज्जु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेरुरज्जु, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या पढ़ेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जितनी भी नर्व्स आती हैं, जितनी भी तंत्रिकाएं आती हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं। और तंत्रिकाएं भी कौन सी, 12 जोड़ी तंत्रिकाओं की बात करूंगा मैं यहाँ पे, कितनी, 12 जोड़ी। और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती है वो क्रेनियल से निकलती है, उसके बाद में बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि ये लो, मान लो अपना ये कोई मनुष्य है, ठीक है। और इसके शरीर के अंदर पूरी तरह से क्या फैली हुई है, ये इसका ब्रेन हो गया, ठीक है, ये इसका ब्रेन हो गया। अब इस ब्रेन के माध्यम से, ब्रेन जो है वो पूरी तंत्रिका कोशिकाओं को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन जो है वो पूरी तंत्रिका कोशिकाओं का संचालन कर रहा है। तो ब्रेन के अंदर की बात करेंगे वो तो किसके अंदर करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, यानी मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, ये क्या आ जाएगी, उसकी मेरुरज्जु आ जाएगी। मेरुरज्जु बोले तो रीढ़ की हड्डी आ जाएगी, अरे ये तो उसकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी से, ब्रेन से एक बिल्कुल बारीक धागे जैसी संरचना निकलती है। इस धागे जैसी संरचना को ही अपने क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। इस धागे जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, या मेरु, या इसको क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। अब मेरुरज्जु जो है वो किसके अंदर सुरक्षित है, रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित है, ठीक है। अब मेरुरज्जु को पढ़ेंगे या उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे। अब इस मेरुरज्जु से भी कितनी जोड़ी निकल रही है, 12 जोड़ियां निकल रही है, उनके बारे में किस में पढ़ेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको एनएस भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनएस सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल देंगे, परिधीय को, पेरिफेरल यानी पीएनएस भी बोल सकते हैं, सिस्टम यानी, ठीक है। केंद्रीय मतलब सी, तंत्रिका मतलब, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर सबसे पहले संरचना आपने देखेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ते हैं ब्रेन को कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन सी नर्व्स आती है, कौन कौन सा अंग आता है, और ब्रेन जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले अपने को इसकी बेसिक बातें जो है वो पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन को। इसके अंदर सबसे पहले अपने ब्रेन देखेंगे कि ब्रेन जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये मैं बना रहा हूँ ब्रेन का डायग्राम आप लोगों के सामने, ठीक है। ब्रेन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ से थोड़ा घुमावदार, और ये मान लो उसकी क्या जा रही है, मेरुरज्जु जा रही है। एक ब्रेन से धागे जैसी संरचना निकलती है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो क्या है, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, उनके क्या है, मणके हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मणके, या अपने क्या बोल सकते हैं इसको, इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, ठीक है। ये उसके क्या हो जाएंगे, मणके हो जाएंगे। ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से घुमा हुआ होता है पोन्स विरुलाई, ठीक है। ये पोन्स विरुलाई का भाग आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा का भाग आ गया। कौन कौन से भाग किस किस दिशा के अंदर आएंगे,
तीनों की बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से भाग किस किस दिशा के अंदर आएंगे उन सभी की बात करेंगे। तो ब्रेन के अंदर सबसे पहले अपने को पता होता है कि ब्रेन जो है वो किसके अंदर सुरक्षित रहेगा। ब्रेन जो होता है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता है। ब्रेन रहता है खोपड़ी, जिसको अपने बोलते हैं क्रेनियल, खोपड़ी बोलेंगे या इसको अपने क्या बोलेंगे, क्रेनियल बोलेंगे, ठीक है। इसको चलो मुंह बनाने को रहने दो, ये अपने ब्रेन का ध्यान में रखो। ब्रेन जो है वो किस में सुरक्षित है, क्रेनियल यानी खोपड़ी के अंदर। इसको अपने क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी, या इसको क्या बोल देंगे, क्रेनियल। पहला क्वेश्चन यहीं से पुट होगा कि मस्तिष्क जो है वो, मानव मस्तिष्क जो है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता है, तो वो रहता है खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोलते हैं। और क्रेनियल के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खोपड़ी या क्रेनियल के अंदर कितनी हड्डी पाई जाती है। तो खोपड़ी या क्रेनियल के अंदर 8 प्लेटें पाई जाती है। कितनी प्लेटें पाई जाती हैं, 8 हड्डी बोल सकते हैं, 8 हड्डी, या क्या बोल सकते हैं, 8 प्लेटें बोल सकते हैं। यानी अपनी पूरी खोपड़ी को या क्रेनियल को बनाने के लिए कितनी प्लेटों का योगदान है, 8 प्लेटों का योगदान है, 8 हड्डियों का योगदान है। पूरी तरह से यहाँ पे इस साइड में 8 प्लेटें जो है वो 8 बोन जुड़ी है, तो जाके अपनी क्या बनी है, खोपड़ी बनी है। अगर सोचो अपने खोपड़ी नहीं होती, अगर खोपड़ी नहीं होती तो ब्रेन जो है वो एक तंत्रिका कोशिकाओं का बहुत ही ज़्यादा नाजुक अंग है, ठीक है। जैसे अपना हार्ट जो है, हृदय जो है वो बहुत ही नाजुक अंग है, उसी प्रकार से ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक अंग है। क्या करता है ब्रेन, विश्लेषण करता है। जो भी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जिस भी संकेत को दिया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनका विश्लेषण करता है। जो भी अंगों से उद्दीपन आ रहे हैं उनका विश्लेषण करेगा और उनकी पहचान करवाएगा। जैसे मैंने कल समझाया था कि मान लो अपनी आंख जो है वो किसी को देख रही है, तो अपने को कैसे पता चला कि सामने वाला लंबा है, बोना है, पतला है, दुबला है, मोटा है, तो कैसे पता चला, क्योंकि ब्रेन को ये चीज़ें पहले से ही पता है, ठीक है। अपने पहले से ही अपने को दादी, नानी, ताई, चाची जो भी थे अपने को पहले से ही बताते थे कि ये चिड़िया है, ये कौवा है, ये शेर है, शेर खतरनाक होता है, चिड़िया खतरनाक नहीं होती है। तो इन चीज़ों के बारे में अपने को पहले से ही पता है। तो अपने क्या करते हैं, ब्रेन जो है इसका विश्लेषण करता है। जैसे ही मान लो आपने चिड़िया को देखा, चिड़िया को देखते ही आँख की रेटिना ने क्या किया, तंत्रिका कोशिकाओं को सूचना दी, तंत्रिका कोशिकाओं ने ब्रेन को सूचना दी कि इस प्रकार का जानवर हमारे सामने है। तो ब्रेन ने क्या कर दिया, उसका विश्लेषण कर दिया, और ब्रेन ने याद की, अपनी याददाश्त से उसको क्या बताया, ये बताया कि ये तो अपना देखा गया है जानवर, इसके बारे में अपने को नॉलेज है, तो ये क्या हो जाएगी, चिड़िया हो जाएगी। उसी प्रकार से मैं बात करूं कि अगर मनुष्य के अंदर खोपड़ी ना हो तो क्या होगा। अपने को पता है कि अपनी पसलियां ना हो तो क्या होगा, ठीक है। खोपड़ी की बात बाद में करते हैं, पहले आ जाओ पसलियों पर। अगर मान लो पसलियां ना हो तो क्या होगा, पसलियां ना हो तो अपने फेफड़े जो है वो नाजुक अंग है, लीवर जो है वो भी नाजुक अंग है, यकृत हो गया, ठीक है, और अपना हार्ट जो है वो सबसे नाजुक अंग है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना ब्रेन भी, मस्तिष्क जो है वो भी क्या है, नाजुक अंग है। मस्तिष्क के अंदर पूरा मुंह नहीं आता। एक चीज़ पे ध्यान रखें कि मस्तिष्क के अंदर अपने पूरा ये जो मुंडी है, ये पूरी जो गर्दन है, गर्दन का ऊपर का भाग जो है वो पूरा मुंह नहीं आता। मस्तिष्क के अंदर सिर्फ अंदर का भेजा आता है। मस्तिष्क के अंदर क्या आता है, सिर्फ फॉर ओनली फॉर अंदर का जो भेजा है वही आता है। पूरी खोपड़ी या पूरी गर्दन जो है वो नहीं आती। क्लियर है। अगर मान लो पसलियाँ नहीं होती तो अपने जितने भी नाजुक अंग है वो क्या हो जाते, क्षतिग्रस्त हो जाते, उनको चोट लगती, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त हो जाते, जल्दी से ठीक नहीं होते। जैसे मैं बात करूं, फेफड़ों के बाहर प्लूरा करके एक परत पाई जाती है, ठीक है, और अपने हृदय के बाहर भी कौन सी परत पाई जाती है, पेरिकार्डियम परत पाई जाती है। तो वो परतें क्या होती, फट जाती, और वो परतें फट जाती तो क्या होता, वो अंग पूरी तरह से काम कर पाते क्या, नहीं कर पाते। यानी हर एक जो नाजुक अंग है उसके बाहर क्या पाई जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए एक परत पाई जाती है। कोई भी नाजुक अंग है, जैसे मैं फेफड़े की बात करूं, फेफड़े के बाहर परत है, हृदय की बात करूं, हृदय के बाहर परत है, ठीक है, पेरिकार्डियम जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार अपने ब्रेन के बाहर भी एक परत की लेयर पाई जाती है या एक थैली पाई जाती है। आप लोगों ने कभी ओरिजिनल ब्रेन देखा हो तो एक वाइट कलर की थैली सी पाई जाती है। ऐसे लगता है जैसे नेचुरल या प्राकृतिक ने क्या किया, प्रकृति ने क्या किया, इसको पैक कर दिया। इस थैली को बोलते हैं मेनिंजिस। इस थैली को क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। मेनिंजिस या मेनिंजाइटिस बोल सकते हो, मेनिंजिस बोलो, ठीक है, ये मेनिंजिस है। अब मान लो किसी भी रोग कारक का आक्रमण हुआ, मान लो ब्रेन के अंदर किसी भी रोग कारक का आक्रमण हुआ तो मेनिंजिस सबसे पहले क्षतिग्रस्त होगी, ठीक है। ब्रेन के अंदर कोई भी सूचना नहीं जाने वाली। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आया या मान लो आप जोर से गिर गए हो, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि मेनिंजिस जो है, अपनी बाहर की परत जो है, ठीक है, वो परत जो होगी वो सबसे पहले क्षतिग्रस्त होगी और उसके अंदर सूजन आ जाएगी, ठीक है। और ब्लीडिंग की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेन के बाहर की दायरे के अंदर होती है, अंदर नहीं होती। तो आप लोगों ने देखा होगा, सर इतना नाजुक अंग है तो हम तो गिरते रहते हैं, ब्रेन में खून भी आता रहता है, मस्तिष्क के अंदर जो ब्लड आता है, जो खून आता है, वो किसकी वजह से आ रहा है, बाहर की चमड़ी और खोपड़ी या क्रेनियल के अंदर चोट लगने के कारण आ रहा है, न कि अपने ब्रेन के अंदर से आ रहा है, क्योंकि अपने मस्तिष्क के अंदर खून नहीं होता, ठीक है।
अपने ब्रेन के बाहर जो है वो खून चल रहा है, ठीक है। मैं बात करूं ब्रेन के अंदर की, इस प्रकार से नसें हैं, उनके अंदर खून चल रहा है, लेकिन ब्रेन के अंदर खून नहीं चलता। ब्रेन जो है वो ब्लड से काम नहीं करता। ब्रेन किससे काम करता है? CFS से काम करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, CFS, इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? रक्त जो होता है वो पूरी तरह से छनता है। रक्त पूरी तरह से छनेगा तो क्या बनेगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनेगा। यानी ब्रेन को काम करने के लिए किसी भी प्रकार की ब्लड की जरूरत नहीं है। ब्लड का छना हुआ भाग क्या कहलाएगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहलाएगा। ये एक प्रकार का रंगहीन विलयन होता है। ये एक प्रकार का क्या है? रंगहीन विलयन है। और इसके अंदर ब्रेन को जितने भी मात्रा के अंदर पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको एंजाइम्स चाहिए, जो भी मतलब ब्रेन की आवश्यक चीज़ें हैं वो किस में पाई जाती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पाई जाती हैं। और इसका रंग कैसा है? रंगहीन है, जल के समान सीधा कलरलेस होता है। तो ब्रेन के अंदर वाले भाग के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं होता। ब्रेन के बाहर की दायरे के अंदर ब्लड घूमता जरूर है। तो अपने गिरने के बाद में जो अपने को चोट लग रही है, वो चोट किसकी वजह से आ रही है? ब्लड जो बह रहा है वो किसकी वजह से बह रहा है? उस बाहर वाला ब्लड निकलने के कारण बह रहा है, न कि ब्रेन के अंदर छेद हुआ है। अगर ब्रेन के अंदर छेद हो जाए तो ब्रेन के अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर छोटी छोटी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, बहुत ही बारीक बारीक तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। और ब्रेन के अंदर एक बार किसी तंत्रिका कोशिका का क्षतिग्रस्त हो गया, अरे देखा होगा भगवान ने इस ब्रेन को पूरी खोपड़ी के अंदर पैक किया है, और ऐसी खोपड़ी जिस पर मारने पर जल्दी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो पसलियां जो है फिर भी टूट जाएगी, लेकिन जल्दी से खोपड़ी नहीं टूटती। व्यक्ति का सबसे मजबूत हिस्सा जो है वो क्या है? खोपड़ी है। व्यक्ति को जलाने के बाद में गर्दन अलग हो जाती है, उसके बाद में क्या बचता है? पीछे खोपड़ी बचती है। खोपड़ी ही ऐसी हड्डी है और खोपड़ी ही ऐसी चीज़ है जो जलने के बाद में भी जल्दी से जो है ख़त्म नहीं होगी। क्यों? अरे प्रकृति ने इसको इस प्रकार से पैक क्यों किया है? क्योंकि अपना मस्तिष्क या ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा नाजुक अंग है, हृदय से भी ज़्यादा नाजुक अंग है, ये मान लो। क्योंकि अपने को पता है कि पूरा मस्तिष्क किसका बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ है। पूरा का पूरा ब्रेन किसका बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं का। और मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि तंत्रिका कोशिका के अंदर तारकाय नहीं होता। तंत्रिका कोशिका के अंदर तारकाय नहीं होता तो वो कोशिका विभाजन होगा क्या उनमें? जिस कोशिका में तारकाय नहीं होता उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो है वो नहीं होता। अब इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ये क्षतिग्रस्त हो रखी कोशिकाएं, वापस डैमेज हो रखी जो कोशिकाएं हैं वो ठीक होगी क्या? नहीं होगी। अगर वो ठीक नहीं होगी तो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा, ब्रेन के अंदर रेशा पड़ने लग जाएगा। इसलिए जो लोग ब्रेन से पीड़ित होते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते, या जिनके अंदर ब्रेन की ट्यूमर आ जाए, ब्रेन के अंदर रेशा पड़ने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आती है वो जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर तारकाय नहीं है, और जिस कोशिकाओं में तारकाय नहीं होता उन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी। अब मेनिंजिस क्या काम करती है? मेनिंजिस जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, सबसे पहली है एरेगनोइड पाया मैटर, और इस प्रकार से 3 लेयर जो है वो मिलकर क्या बनाती है? ब्रेन को बनाती है। तो इसकी बात आगे डिटेल में करेंगे। पहले ध्यान लेते हैं खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी के अंदर या क्रेनियल के अंदर 8 प्लेटें पाई जाती हैं, 8 हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे सामने वाली को फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इस प्रकार से अलग अलग 8 के 8 हड्डियों के अलग अलग नाम है। ठीक है, उसके बाद में मेनिंजिस क्या काम करती हैं? जो भी रोगाणु आएंगे, सबसे पहले अटैक होगा रोगाणुओं का, किस पे होगा? रोगाणुओं की बात करूं, रोगाणु का अटैक भी सबसे पहले किस पे होगा? मेनिंजिस पे होगा। ठीक है, अगर मान लो चोट लगी है तो क्षतिग्रस्त कौन सी होने वाली है? मेनिंजिस। और बात करूं अगर मान लो मेनिंजिस के अंदर सूजन आ जाए, मेनिंजिस जो परत है उसके अंदर अगर मान लो सूजन आ जाए तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग, या मेनिंजाइटिस रोग ऐसे करके बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या हो गया? मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस कब होता है? मेनिंजस जो परत है ब्रेन के अंदर, उस परत के अंदर क्या आ जाए? सूजन आ जाए तो उस रोग को क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद में स्पाइनल कोड की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्पाइनल कोड क्या है? ब्रेन के अंदर से एक बिल्कुल बारीक सी रस्सी निकलती है, ये मान लो कि एक धागे जैसी संरचना निकलती है। ठीक है, अब ब्रेन अंदर से खोखला है। एक चीज़ खास तौर पे ध्यान में रखनी है, अपना जो मस्तिष्क है वो अंदर से कैसा है? खोखला है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर CSF, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? CSF भरा हुआ है। अब अंदर से खोखला है और इसके द्वारा क्या निकल रही है? एक मेरुरज्जु निकल रही है, जिसको अपने मेरुरज्जु बोल रहे हैं। अब वो मेरुरज्जु भी कैसी है? अंदर से खोखली है। ठीक है, ये जो धागे जैसी संरचना मैंने बताई है वो भी अंदर से क्या है? खोखली है। ठीक है, ये अंदर से खोखली है। अब ब्रेन के अंदर CSF भरा हुआ है, ब्रेन के अंदर CSF भरा हुआ है, तो ये भी अंदर से खोखली है। और किससे निर्मित होकर आ रही है? ब्रेन से निर्मित होकर आ रही है। तो इसके अंदर भी क्या भरा होगा? CSF भरा होगा।
तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से भी उठाता है कि CSF मेरुरज्जु के अंदर CSF भरा होता है कि नहीं भरा होता। तो मेरुरज्जु के अंदर भी CSF भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि भाई साहब मेरुरज्जु किससे निकल के आ रही है? ब्रेन से निकल के आ रही है, और ब्रेन अंदर से खोखला, और ब्रेन का कवच ही इकट्ठा होकर क्या बना रहा है? लास्ट वाले देखो, जैसे यहाँ से मुड़ा और यही इकट्ठा होकर क्या बना रहा है? ये मेरुरज्जु का निर्माण कर रहा है। अब यही मेरुरज्जु बना रहा है, तो मेरुरज्जु के अंदर भी तो CSF भरा होगा। और CSF का काम क्या है? ब्रेन को शक्ति प्रदान करना। ब्रेन को क्या करना? शक्ति प्रदान करना। जैसे अपने भोजन खा रहे हैं, अपने को भोजन से शक्ति मिल रही है, ATP मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, उसी प्रकार से ब्रेन को एनर्जी किससे मिलती है? ब्रेन को एनर्जी मिलती है CSF से, और CSF को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर भी भरा होता है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेरुरज्जु के अंदर भी भरा होता है। ब्रेन भी अंदर से खोखला होता है, मेरुरज्जु भी अंदर से खोखली होती है। ये ब्रेन के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक बातों से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार उठा लेता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ब्रेन के अंदर जितनी भी बेसिक बातें हैं उनसे सीधा सा क्वेश्चन उठता है। स्टूडेंट डिटेल में पढ़ने के बजाय ऊपर से देखना भूल जाता है, और क्वेश्चन अपना जो है वो यहीं से पुट होता है, ठीक है। अपने पढ़ते हैं कि ब्रेन के अंदर से डिटेल से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन डिटेल से उठता जरूर है, लेवल भी रखना चाहिए, लेकिन अपने को डिटेल में पढ़ने के बजाय अपने को उस चीज़ की हेडलाइन जो है वो क्या है वो पता नहीं होता, ठीक है। अपने को पता नहीं होता कि अपने क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें पता होती है, बाहर की बारे में अपने को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती। तो क्वेश्चन एग्जामिनर बाहर से पूछ लेता है कि CSF जो है वो किस में काम आ रहा है? ब्रेन में काम आ रहा है। क्या ब्रेन अंदर से भरा हुआ है ब्लड से? बिल्कुल नहीं, ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता, CSF पाया जाता है, और ब्रेन अंदर से खोखला है। मेरुरज्जु भी अंदर से खोखली है। CSF क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बाहर पाई जाने वाली परत कौन सी है? मेनिंजेस, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक बातें होगी। पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्रेन को। और ब्रेन को अपने बांटा है 3 भागों के अंदर। ब्रेन को पढ़ने के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? अपने 3 भागों के अंदर बांटते हैं। अगर मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। प्रोजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन, और क्या बोलते हैं? प्रोजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन, और इनको क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं, डायनसिफेलोन बोल देंगे। तो ब्रेन का इतना सा भाग जो फ्रंटल बोन के अंदर आता है, ये इतना सा भाग, ठीक है, या इसको थोड़ा सा अंदर ले लो। ब्रेन का ये इतना सा भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, अगर क्या कहलाता है? अगर मस्तिष्क, ब्रेन का यह भाग अगर मस्तिष्क कहलाएगा। बीच का जो इतना सा पार्ट है बच जाता है, पीछे वाला क्या कहलाएगा? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। और मध्य वाला भाग क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और इसको क्या बोल देंगे? हिंड ब्रेन बोल देंगे, ठीक है। ये इसके नाम हो गए। प्रोजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन और डायनसिफेलोन, ये साइंटिफिक नाम और ध्यान रखना। इसको बोलेंगे प्रोजेनसिफेलोन, प्रोजेनसिफेलोन, इसको बोलेंगे मीजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन, और इसको क्या बोलेंगे? डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन। ये वो वाली डायन नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये डायनसिफेलोन है। प्रोजेन यानी प्रो वर्ड जहाँ पे भी यूज हो साइंस के अंदर, प्रो का मतलब होता है आगे का भाग। मीजेन यानी मीजिन वर्ड के अंदर क्या ध्यान में रखना है? मध्य वाला भाग, और डायनसिफेलोन के अंदर पश्च वाला भाग ध्यान में रख लोगे। यानी अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, प्रोजेनसिफेलोन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मीजेनसिफेलोन, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, डायनसिफेलोन ध्यान में रख लोगे, ठीक है। तो ये अपना ब्रेन हो गया, इसकी बेसिक बातें होगी। और ब्रेन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपना जो ब्रेन के अंदर भाग देखेंगे वो कौन सा भाग देखेंगे? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट भाग देखेंगे वो देखेंगे अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तो आज के लिए तंत्रिका कोशिका और ब्रेन की जितनी भी बेसिक बातें मैंने बताई हैं, तंत्रिका तंत्र जो है वो कितना भाग में बटा हुआ है, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं।
सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर कौन कौन सा भाग आता है, ऐसा क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन सा भाग आता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर एक तो ब्रेन आता है और एक अपना क्या आती है, मेरुरज्जु आती है। ब्रेन आता है और क्या आता है, मेरुरज्जु आती है, स्पाइनल कोड जिसको बोलते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर 12 जोड़ी नर्व्स आती हैं, ठीक है। और जो भी अपनी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो ये अपना ब्रेन है और ब्रेन की से जो रस्सी जैसी संरचना निकल रही है, मान लो बैकबोन से होती हुई वो कहाँ जा रही है, कमर से होती हुई रीढ़ की हड्डी के अंदर फैली हुई है, और उसी से क्या निकल रही है, बहुत सारी तंत्रिकाएं निकल रही है। अब ब्रेन को और मेरुरज्जु को तो किसमें पढ़ेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब उससे जो तंत्रिकाएं निकल रही है वो तंत्रिकाएं पूरी हाथ में, पाँव में, पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, उनको किस में पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं। और मैंने ब्रेन की कुछ बेसिक बातें बताई हैं, इसकी क्रेनियल 8 प्लेटें वगैरह वगैरह सब ध्यान में रख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सभी स्टूडेंट।